रात का अंधेरा, सड़क सुनसान और एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। उस कार के अंदर बैठा एक आदमी शायद सोच रहा है कि वो सुरक्षित है, लेकिन कुछ साए उसका पीछा कर रहे हैं। अचानक कार रुकती है, दरवाजा खुलता है और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म। ना कोई आवाज, ना कोई संघर्ष, बस एक इंसान दुनिया से गायब। ये कोई फिल्म नहीं है, ये है मुसाद, एक ऐसी एजेंसी जो सामने नहीं आती लेकिन हर जगह मौजूद रहती है। और आज हम उसी रहस्य के अंदर जाएंगे। एक 948 जब इसराइल एक नया देश बना तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था सर्वाइवल। चारों तरफ दुश्मन, हर तरफ खतरा। उन्हें ज़रूरत थी ऐसी एजेंसी की जो दुश्मन से पहले सोच सके, और इसी ज़रूरत से पैदा हुआ मुसाद। शुरुआत आसान नहीं थी, कम रिसोर्सेज अप्रूव, कम एक्सपीरियंस, लेकिन एक चीज़ अलग थी, उनका इरादा। और वही इरादा आगे चलकर मुसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी बना देता है। साल 1960। दुनिया एक नाम भूलना चाहती थी, एडोल्फ आइकमान। लेकिन मोसाद उसे भूलने के लिए तैयार नहीं था। वो अर्जेंटीना में छुपा था, एक आम आदमी बनकर, लेकिन मोसाद के लिए वो सिर्फ एक टारगेट था। महीनों तक उसकी हर हरकत पर नजर रखी गई, हर आदत, हर रास्ता। और फिर एक रात उसे बिना शोर के पकड़ लिया गया। और दुनिया को तब पता चला जब वो अदालत में खड़ा था। एक 976, एक विमान जिसे आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और उसे ले जाया गया युगांडा। सैकड़ों लोग बंधक, दुनिया देख रही थी, लेकिन मोसाद चुप नहीं बैठा। ऑपरेशन एंटेबे, एक ऐसा मिशन जो नामुमकिन लग रहा था, लेकिन रात के अंधेरे में हमला हुआ। कुछ ही मिनटों में सब खत्म, बंधक आज़ाद और दुनिया हैरान। एक 972, एक हमला जिसने दुनिया को हिला दिया। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड। मोसाद ने उन लोगों को ढूंढना शुरू किया, सालों तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक एक करके टारगेट्स खत्म किए गए और कोई नहीं जान पाया कैसे। सोचो, एक इंसान जिसकी कोई असली पहचान नहीं, हर दिन एक नया चेहरा, हर पल पकड़े जाने का डर। यही होती है मोसाद एजेंट्स की जिंदगी। हर जंग बंदूक से नहीं जीती जाती, कुछ जंग दिमाग से जीती जाती हैं। मोसाद का सबसे बड़ा हथियार इंफॉर्मेशन। कई बार ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो पूरी दुनिया को स्तब्ध कर देते हैं। सवाल उठते हैं कि क्या यह सही है? क्या राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर किसी निर्दोष का रक्त बहाना उचित है? मोसाद की डायरी में केवल विजय की गाथाएं नहीं हैं, वहां कुछ ऐसे काले पन्ने भी हैं जिन्हें इजराइल दुनिया से छिपाना चाहता है। लिलहैमर का वह हादसा जहां एक गलत पहचान के कारण एक बेगुनाह की जान चली गई। वहां सवाल खड़ा हुआ कि क्या ये असीमित शक्ति अब केवल भय का पर्याय बन चुकी है? हर एजेंट की आंखों में केवल एक ही संकल्प होता है, इजराइल की रक्षा। किंतु इस संकल्प की वास्तविक कीमत क्या है? क्या ये प्रतिशोध की अग्नि कभी शांत होगी, या फिर यह खूनी खेल यूं ही निरंतर चलता रहेगा? प्रश्न अनगिनत हैं, किंतु मोसाद के पास सदा एक ही उत्तर होता है, जो अनिवार्य है हम वही करेंगे। खुफिया तंत्र की कार्यशैली, मोडस ऑपरेंडी। मोसाद की कार्यप्रणाली अन्य देशों से भिन्न है। वे केवल तकनीक पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि ह्यूमन यानी मानवीय जासूसी को प्रधानता देते हैं। उनका मानना है कि एक कंप्यूटर वह काम नहीं कर सकता जो एक प्रशिक्षित एजेंट शत्रु के खेमे में बैठकर कर सकता है। दो, मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। शत्रु के मन में भय का बीज बोना मोसाद की सबसे बड़ी शक्ति है। जब शत्रु को यह आभास होने लगे कि उसके अपने ही घर में कोई सुरक्षित स्थान नहीं है, तब आधी जंग वहीं जीत ली जाती है। यूनिट 8200, डिजिटल युग का अदृश्य ब्रह्मास्त्र। जहां गोलियां समाप्त होती हैं वहां से मोसाद का डिजिटल युद्ध आरंभ होता है। यूनिट 8200 ये केवल एक इकाई नहीं, बल्कि इजराइल का वह अदृश्य मस्तिष्क है जो पूरी दुनिया के डेटा पर अपनी पैनी दृष्टि रखता है। हर सिग्नल, हर संदेश, हर एन्क्रिप्टेड कोड, इनकी पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं। इन्होंने स्टक्सनेट जैसे साइबर वायर्स के माध्यम से बिना एक भी सैनिक भेजे शत्रु के परमाणु संयंत्रों को मलबे में तब्दील कर दिया। यह आधुनिक युग का वह युद्ध है जहां युद्ध भूमि रणक्षेत्र नहीं, बल्कि कंप्यूटर की स्क्रीन है। शैडो वॉरियर्स, किदोन की गुप्त कार्यप्रणाली। मोसाद के भीतर भी एक ऐसी इकाई है जिसके अस्तित्व को स्वयं इजरायल भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करता। उसे कहा जाता है किदोन केडॉन। इब्रानी भाषा में इसका अर्थ है संगीन बेनात। ये वो एजेंट हैं जो भीड़ में भी अकेले होते हैं,
वे वर्षों तक अपनी पहचान मिटाकर शत्रु देश के हृदय में निवास करते हैं। वे केवल आदेश का प्रतीक्षा करते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब किदोन के ये छाया योद्धा अपना काम करके बिना किसी पदचिह्न के गायब हो जाते हैं। इनका उद्देश्य केवल शत्रु का अंत करना नहीं, बल्कि पूरे देश के भीतर एक मनोवैज्ञानिक अस्थिरता पैदा करना है। एली कोहेन, दमिश्क का महान जासूस। यदि जासूसी के इतिहास में किसी एक नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा तो वह है एली कोहेन। उन्होंने सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक अमीर व्यापारी कामिल अमीन तावात के रूप में प्रवेश किया। उनकी चपलता और बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वे सीरिया के रक्षा मंत्री बनने की कगार पर थे। उन्होंने सीरियाई सेना के बंकरों के पास जो यूकेलिप्टस के वृक्ष लगवाए, वे आज भी मोसाद की दूरदर्शिता का प्रतीक हैं। उन वृक्षों की छाया ने इजरायली वायुसेना के लिए शत्रु के ठिकानों को चिन्हित करने का मार्ग प्रशस्त किया। एली कोहेन का बलिदान आज भी हर नए एजेंट के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 4. ऑपरेशन एंटेबे, असंभव को संभव करना। जब 1976 में एक विमान का अपहरण कर उसे युगांडा ले जाया गया, तब पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिए थे। किंतु मोसाद और इजरायली कमांडोज ने जो किया वह सैन्य इतिहास का चमत्कार है। हजारों मील दूर अपरिचित भूमि पर विदेशी सेना के बीच मात्र 90 मिनट के भीतर उन्होंने अपने नागरिकों को सुरक्षित छुड़ा लिया। ये मिशन सिद्ध करता है कि मोसाद के शब्दकोश में असंभव शब्द का कोई स्थान नहीं है। भविष्य की चुनौतियां, ईरान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का मोसाद केवल हथियारों से नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग से लैस है। ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की रिमोट कंट्रोल मशीन गन से हत्या हो या सैटेलाइट के माध्यम से सटीक निशाना, मोसाद ने युद्ध की परिभाषा बदल दी है। वे अब भविष्य की उन चुनौतियों के लिए तैयार हैं जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई हैं। वे जानते हैं कि एक छोटी सी चूक पूरे राष्ट्र के विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए मोसाद का जागना इजरायल के चैन से सोने की गारंटी है। ऑपरेशन डायमंड, एक विमान की चोरी। 1960 के दशक में सोवियत संघ का MiG-21 फाइटर जेट एक रहस्यमयी पहेली था। अमेरिका और इजरायल दोनों ही इस विमान की तकनीक को समझना चाहते हैं। मोसाद ने बल का नहीं, बल्कि मानवीय कमजोरी का उपयोग किया। उन्होंने एक इराकी पायलट मुनीर रेडफा को खोज निकाला। महीनों की योजना और करोड़ों के प्रलोभन के बाद रेडफा उस उन्नत विमान को उड़ाकर इजरायल ले आया, बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी युद्ध के। मोसाद ने शत्रु की सबसे बड़ी ताकत को अपना बना लिया। इस एक विमान ने 1967 के 6 दिवसीय युद्ध 6 डे वॉर की दिशा बदल दी। ये प्रमाण था कि जासूसी में एक सही व्यक्ति पूरी सेना पर भारी पड़ता है। विज्ञान और जासूसी का संगम, मॉडर्न टेक। आज का युद्ध मैदानों में नहीं, सिलिकॉन वैली और प्रयोगशालाओं में लड़ा जा रहा है। मोसाद अब केवल जासूसों की संस्था नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों का एक गढ़ है। वे अब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके यह अनुमान लगाते हैं कि शत्रु का अगला कदम क्या होगा। चेहरे की पहचान, फेशियल रिकॉग्निशन, सैटेलाइट ट्रैकिंग और अदृश्य नैनो तकनीक। अब हमला करने के लिए बॉर्डर पार करने की आवश्यकता नहीं है। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक रिमोट कंट्रोल मशीन गन जो हजारों मील दूर से संचालित थी। ये भविष्य का युद्ध है जहां अपराधी का कोई चेहरा नहीं होता और न्याय की गति प्रकाश से भी तीव्र होती है। लेकिन मोसाद की ये लड़ाई केवल पुराने दुश्मनों तक सीमित नहीं थी। जैसे जैसे समय बदला, युद्ध के मैदान और हथियार भी बदल गए। अब मोसाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा ईरान का परमाणु कार्यक्रम। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें मोसाद को अपनी पूरी ताकत और चाल की झोंकनी पड़ी। कहानी शुरू होती है तेहरान की उन सड़कों से जहां दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले वैज्ञानिक अपनी गाड़ियों में घूम रहे थे। मोसाद ने यहां एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने आधुनिक युद्ध कला का इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने किसी बड़े सैन्य हमले के बजाय सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा लिया, लेकिन ये स्ट्राइक हवा से नहीं, बल्कि जमीन पर अदृश्य रहकर की गई। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पितामह कहे जाने वाले मोहसिन फखरीजादे की हत्या की कहानी किसी विज्ञान कथा, साइंस फिक्शन जैसी लगती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी मशीन गन की जो एक पिकअप ट्रक पर लगी थी और उसे हजारों मील दूर इजरायल में बैठा एक स्नाइपर सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट कर रहा था। उस गन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी थी जो केवल फखरीजादे के चेहरे को पहचानती थी। जैसे उनकी गाड़ी गुजरी, गोलियों की बौछार हुई और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनकी पत्नी जो उनके बगल में बैठी थी, उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई। काम पूरा होते ही वह मशीन गन खुद ब खुद धमाके के साथ नष्ट हुई ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन बात सिर्फ हत्याओं तक नहीं रुकी। मोसाद ने ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु केंद्र नाटांज के भीतर घुसकर वहां के हजारों सेंट्रीफ्यूजेस को एक डिजिटल वायरस स्टक्सनेट के जरिए तबाह कर दिया। बिना कोई बम गिराए, बिना किसी इंसान को भेजे, उन्होंने ईरान के परमाणु स्वप्न को वर्षों पीछे धकेल दिया। पर मोसाद का सबसे बड़ा कारनामा अभी बाकी था। 2018 की एक रात मोसाद के 2 दर्जन एजेंट्स ने तेहरान के एक गुप्त गोदाम पर धावा बोला। वहां कोई हथियार नहीं थे,
बल्कि वहां था ईरान का परमाणु संग्रह, न्यूक्लियर आर्काइव। मोसाद के जासूसों ने भारी लोहे की तिजोरियों को वेल्डिंग टॉर्च से काटा और आधे टन से ज्यादा वजनी फाइलों और सीडी को लेकर सुरक्षित इजरायल की सीमा में दाखिल हो गए। अगली सुबह जब दुनिया जागी तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन दस्तावेजों को दुनिया के सामने रखकर साबित कर दिया कि ईरान दुनिया से झूठ बोल रहा था। ये मोसाद की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस चोरी थी, जिसने साबित कर दिया कि मोसाद के लिए कोई भी दीवार ऊंची नहीं है और कोई भी तिजोरी अभेद्य नहीं है। परंतु इस अंतहीन युद्ध की अपनी एक परछाई भी है। जासूसी की इस दुनिया में न तो कोई दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन। एजेंट्स को सिखाया जाता है कि उनकी कोई पहचान नहीं है। वे सड़कों पर चलते हुए उन अजनबियों की तरह हैं जिन्हें आप देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। उनके परिवारों को भी नहीं पता होता कि उनका बेटा या पति किस देश में किस नाम से मौत से खेल रहा है। कभी कभी मिशन के दौरान जब कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो देश भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। यही वह कीमत है जो इन जासूसों को चुकानी पड़ती है, गुमनामी में जीना और गुमनामी में ही मर जाना। आज मोसाद केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक मिथक बन चुका है। वह एक ऐसी शक्ति है जो साये में रहकर इतिहास लिखती है। उनका काम तब शुरू होता है जब कूटनीति डिप्लोमेसी हार मान लेती है, और उनका काम तब खत्म होता है जब देश सुरक्षित महसूस करता है। आने वाले समय में यह लड़ाई अब अंतरिक्ष और मेटावर्स की डिजिटल गलियों तक पहुंच चुकी है, पर सिद्धांत वही पुराना है। दुश्मन जहां भी हो, हम उसे ढूंढ लेंगे और खत्म कर देंगे। क्योंकि मोसाद के लिए हारने का मतलब केवल एक मिशन की असफलता नहीं, बल्कि एक पूरे राष्ट्र का विनाश है। और वे इस विनाश को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, चाहे वह नैतिक हो या अनैतिक। इसी अजय साहस और रणनीति के बीच मोसाद की एक और ऐसी गाथा है जिसे दुनिया ऑपरेशन एंटेबे के नाम से जानती है। ये कहानी केवल जासूसी की नहीं, बल्कि उस पराक्रम की है जिसने दुनिया के सैन्य इतिहास को हिलाकर रख दिया। साल 1976 में जब फिलिस्तीनी और जर्मन आतंकियों ने 100 से अधिक निर्दोष नागरिकों के विमान को अगवा कर युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर उतारा, तब पूरी दुनिया सहाय थी। हजारों मील दूर एक विदेश भूमि पर, जहां युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन स्वयं आतंकियों के साथ खड़ा था, वहां किसी भी प्रकार की सैन्य कार्यवाही आत्मघाती मानी जा रही थी। लेकिन मोसाद ने हार नहीं मानी। उनके जासूसों ने रातों रात एंटेबे हवाई अड्डे का एक सटीक मॉडल तैयार किया। उन्होंने उन इजरायली इंजीनियरों को ढूंढ निकाला जिन्होंने सालों पहले उस हवाई अड्डे का निर्माण किया था। खुफिया जानकारी इतनी सटीक थी कि मोसाद को पता था कि किस कमरे में कितने आतंकी हैं और उनकी पोजीशन क्या है। 4 जुलाई की वह काली रात थी जब इजरायली कमांडोज के विमान बिना किसी रडार की पकड़ में आए समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए युगांडा पहुंचे। उन्होंने ईदी अमीन को चकमा देने के लिए ठीक वैसी ही काली मर्सिडीज गाड़ी का इस्तेमाल किया जैसी अमीन खुद चलाता था। मात्र 90 मिनट के भीतर गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच आतंकियों का खात्मा कर दिया गया और बंधकों को सुरक्षित विमानों में बैठाकर इजराइल लाया गया। इस मिशन साबित कर दिया कि मोसाद के लिए भूगोल की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इस महान जीत की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। इस मिशन में इजराइल ने अपने जांबाज कमांडो योनातन नेतन्याहू को खो दिया, जो वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। ये बलिदान मोसाद के हर मिशन की उस कड़वी सच्चाई को दर्शाता है कि हर बड़ी जीत के पीछे किसी न किसी घर का चिराग बुझता है। आज के दौर में मोसाद का युद्ध और भी जटिल हो गया है। अब दुश्मन केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया के गहरे अंधेरों में छिपा है। हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के साथ मोसाद की यह लुका छिपी की जंग दशकों से जारी है। कभी किसी टनल के भीतर छिपे आतंकी कमांडर को सटीक ड्रोन हमले से ढेर करना, तो कभी उनके हथियारों की सप्लाई चेन को बीच समुद्र में ही काट देना। मोसाद ने यह सुनिश्चित किया है कि दुश्मन को कभी चैन की नींद ना आए। वे जानते हैं कि एक छोटी सी लापरवाही भी 7 अक्टूबर जैसे भयानक हमलों को जन्म दे सकती है। इसलिए उनकी सतर्कता अब 24 घंटे की नहीं बल्कि हर पल की है। परंतु इस अंतहीन संघर्ष के बीच एक सवाल हमेशा खड़ा रहता है, क्या हिंसा का उत्तर केवल हिंसा है? मोसाद के भीतर भी कई ऐसे पूर्व अधिकारी रहे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद शांति की बात की है। उनका मानना है कि जासूसी और ताकत से आप जंग जीत सकते हैं, लेकिन शांति केवल संवाद से आती है। फिर भी जब तक दुनिया के नक्शे पर इजराइल के अस्तित्व को चुनौती देने वाली ताकतें मौजूद हैं, मोसाद के ये छाया योद्धा अपनी जान की बाजी लगाते रहेंगे। उनकी ये दास्तान किसी अंत की ओर नहीं बढ़ रही, बल्कि हर दिन एक नया अध्याय लिख रही है। एक ऐसा अध्याय जहां नायक का कोई नाम नहीं होता, जहां जीत का कोई जश्न नहीं होता और जहां शहादत की कोई खबर अखबारों में नहीं छपती। यह है मोसाद, खामोश, घातक और सदैव तत्पर। जो लोग आज इजराइल की सड़कों पर निडर होकर घूम रहे हैं, वे शायद कभी उन जासूसों का चेहरा न देख पाएं जिन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन गुमनामी की भेंट चढ़ा दिया। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी मानवता और न्याय पर संकट आएगा, साए से निकलकर कोई ना कोई मोसाद एजेंट खड़ा होगा जो दुनिया को बताएगा कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। मूक शिकारी, प्रशिक्षित जीव,
क्या आप जानते हैं कि मोसाद पर कई बार यह आरोप लगा है कि वे जानवरों और परिंदों का इस्तेमाल जासूसी के लिए करते हैं? मध्य पूर्व के कई देशों ने समय समय पर ऐसे ईगल और गिद्ध पकड़े हैं जिनके पैरों में इजरायली टैग और जीपीएस लगे थे। हालांकि इजरायल इसे वन्यजीव संरक्षण कहता है, लेकिन जासूसी की दुनिया में ये माना जाता है कि ये पक्षी उन इलाकों की तस्वीरें और सिग्नल भेजते हैं जहां इंसान या ड्रोन नहीं पहुंच सकते। दो गंध की पहचान ऑल्फैक्टरी ट्रैकिंग पुट्टू। मोसाद के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक पर काम किया है जो इंसान के शरीर की विशिष्ट गंध बॉडी ओडर को पहचान सकती है। हर इंसान की अपनी एक अलग महक होती है। मोसाद के पास ऐसे सेंसर्स हैं जो भीड़ में भी उस गंध का पीछा करके टारगेट को ढूंढ सकते हैं। ये तकनीक तब काम आती है जब टारगेट ने अपना चेहरा बदल लिया हो या भेष बदल लिया हो। 3. अदृश्य स्याही से डिजिटल कोडिंग तक। पुराने दौर में मोसाद अदृश्य स्याही इनविजिबल इंक का मास्टर था, लेकिन आज वे स्टेगनोग्राफी का उपयोग करते हैं। वे एक साधारण सी दिखने वाली बिल्ली की तस्वीर या किसी गाने की फाइल के भीतर हजारों पन्नों का गुप्त डेटा छिपा देते हैं। दुनिया उसे एक सामान्य फाइल समझकर अनदेखा कर देती है, लेकिन उनके एजेंट्स के पास उसे डिकोड करने की चाबी होती है। 4. शहद का जाल, द हनी ट्रैप। रीवा की कहानी। मोसाद की महिला एजेंट्स, जिन्हें कैटसास की ट्रेनिंग दी जाती है, दुनिया की सबसे खतरनाक जासूस मानी जाती हैं। 1986 में इजरायल के परमाणु रहस्यों को लीक करने वाले मोर्चाई वनुन को पकड़ने के लिए मोसाद ने चेरिल बेंटोव एजेंट सिंडी का इस्तेमाल किया। सिंडी ने लंदन में वनुन को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे रोम ले गई, जहां से मोसाद ने उसे अगवा कर लिया। ये मिशन साबित करता है कि कभी कभी एक मुस्कुराहट एक पूरी सेना से ज्यादा असरदार होती है। तो ये थी दुनिया की सबसे रहस्यमयी, सबसे घातक और सबसे चर्चित खुफिया एजेंसी मोसाद की पूरी दास्तान। हमने देखा कि कैसे मुट्ठी भर लोगों ने अपने वजूद को बचाने के लिए पूरी दुनिया के भूगोल और इतिहास को चुनौती दे दी। हमने उन गलियों की खाक छानी जहां मौत साये की तरह पीछा करती है, और उन गुप्त कमरों में झांका जहां एक हस्ताक्षर से देशों की तकदीर बदल दी जाती है। मोसाद की कहानी केवल जासूसी की कहानी नहीं है, ये उस इच्छाशक्ति की कहानी है जो कहती है कि हारना हमारा विकल्प नहीं है। आज जब आप ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि जासूसी की इस दुनिया में कभी भी द एंड नहीं होता। यहाँ सिर्फ अगला मिशन होता है। मोसाद के जासूस कल भी साये में थे, आज भी गुमनामी में हैं और कल भी अंधेरों में ही रहेंगे। उनकी जीत का कोई ढोल नहीं बजता और उनकी हार का कोई मातम नहीं होता। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि आप और हम सुकून से जी सकें और दुनिया को पता भी न चले कि किसी ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस सुकून को कायम रखा है। अगर आपको इतिहास के इन अंधेरे पन्नों की यह गहराई पसंद आई तो इस सफर को यहीं ना रोकें। जासूसी, युद्ध और कूटनीति की ऐसी ही अनकही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है। इसके पीछे सायों का एक अलग ही संसार है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और राज, किसी और मिशन और किसी और अनसुनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें और याद रखें, साए हर जगह होते हैं। जय हिंद।